तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहां पे बीए के चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले हमारा पहला चैप्टर का वीडियो ना देखा हो तो आप उसे जाके पहले चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, जिससे आने वाले जो चैप्टर हैं जैसे कि सेकेंड और थर्ड चैप्टर, उनके कॉन्सेप्ट और उनके जो नॉलेजेबल थ्योरी है उसके बारे में आप आसानी से समझ सकें। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिससे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इस चैप्टर के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हम चैप्टर 2 में संचालन के सिद्धांतों के बारे में जानना है। इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने संचालन के बारे में पढ़ा था, उसके स्वरूप और उसके महत्व देखे थे। इस चैप्टर में हम संचालन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपका टोटल 6 मार्क को ये कंट्रीब्यूशन रखता है। तो आपको याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर कितने मार्क का होगा, 6 मार्क का होगा, 6 मार्क का होगा। इस चैप्टर में से कौन कौन से मुद्दे आपको कवर होंगे तो उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जिससे आप इससे साथ जुड़ जाएं और इससे जुड़े हुए नए वीडियो भी आप प्राप्त कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें पहला टॉपिक यहाँ कवर करना है संचालन के सिद्धांत का अर्थ, जिसे हम कहेंगे इसके परिभाषाएं इसमें देखेंगे हम। संचालन का सिद्धांत क्या होता है, किस तरीके से आए, ये सारी चीज़ें। दूसरा, हम संचालन के सिद्धांत के लक्षण कवर करेंगे इसमें। तीसरा, संचालन के सिद्धांत का महत्व होगा। और चौथा, संचालन के सिद्धांत की विचारधाराएं होंगी। तो यहाँ पर 4 मुख्य मुद्दे हमने देख लिए। उसमें चौथे में जो मुद्दा है विचारधारा, उसमें 2 विचारधारा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पारंपरिक और नवीन पारंपरिक। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको अलग से 2 संचालन शास्त्रियों के वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत भी समझाया जाएगा, जिसमें फ्रेडरिक टेलर भाई होंगे और कौन, हेनरी फ्योम। तो इन्हीं सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने थियरी कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर थियरी आ गई होगी। उसमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है संचालन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें संचालन के सिद्धांत के बारे में समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी इकाई में काम किया है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो। पर जहाँ पर ज़्यादातर इकाइयाँ होती हैं वहाँ पर जो उसके कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी काम करने जा रहे इकाई में, कभी कभार सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते। आप देखना तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कर्मचारी होंगे। कुछ लोगों को आराम करना पसंद है तो कुछ लोगों को काम करना। तो यहाँ पर इकाई में क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनसे इकाई को परेशानी नहीं है, पर जो इकाई वहाँ आराम फरमाने आ रहे इकाई में, जो कर्मचारी क्या कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे सही ढंग से, तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, इकाई क्या करेगी, तो उन कर्मचारियों के लिए कुछ नीति नियम बना देगी। ठीक है, कैसे नीति नियम कि भाई कोई रेस्ट करते हुए दिखा, काम नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी कट कर ली जाएगी, कोई लेट आ रहा है कंपनी में तो उसकी सैलरी कट कर ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है आपको पता है? तो ये सारे जो नीति नियम बनाए जा रहे हैं ना यहाँ पर, वो किस लिए बनाए जा रहे हैं? तो कंपनी में जो कर्मचारी हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं, उनका व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए। तो जो मैंने बोला आपने शायद ध्यान से सुना होगा तो आपको इसकी परिभाषा याद हो जाएगी कि संचालन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो याद रखिए, सिद्धांत का मतलब होता है कि अलग अलग नीति नियम का रचना करना या अलग अलग नीति नियम सिद्धांतों की निर्माण करना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि संचालन में सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी और ये कहते किसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि अभी मैंने बात की कि इकाई में कुछ कर्मचारी हैं जो सुधरते नहीं है। ठीक है, आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो काम करना उनको पसंद नहीं। तो इकाई में ऐसे कर्मचारी का जो व्यवहार है वो अनुकूल बन सके। अनुकूल मतलब कि इकाई के अनुसार वो काम कर सके। इसलिए इकाई क्या करती है, कुछ नीति नियम सिद्धांतों की रचना करती है, और जिससे लक्ष्य प्राप्ति क्या हो जाती है, सरलता से। यानी सभी काम कर रहे हैं तो लक्ष्य प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो ऐसे संचालन को हम क्या बोलते हैं, संचालन का सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने लिखा है परिभाषा, आप देख सकते हैं। लिखा है व्यवसायिक इकाई में किसको अनुकूल बनाने के लिए, तो याद रखना मानव व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है, ये किसके व्यवहार को अनुकूल बना जाता है, तो जो इकाई में कार्यरत कर्मचारी हैं जो सही मन से काम नहीं कर रहे हैं उनके व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए। और इनके व्यवहारों को अनुकूल कैसे बनाएंगे हम, तो इसमें लिखा है नीति नियम सिद्धांतों की रचना करके। यानी अलग अलग नीति नियम ला देंगे ना, हम नियम ला देंगे, अलग अलग नीति बना देंगे कि भाई 8 बजे के बाद कोई भी कंपनी में अगर लेट आएगा तो उसकी सैलरी कट कर ली जाएगी। ठीक है, आपको काम चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आपको सजा दी जाएगी। तो ऐसे आपने अलग अलग नीति नियम बनाए। तो आपने नीति नियम जो बनाए उससे क्या हुआ, मानव व्यवहार में क्या हुआ, सुधार हुआ। यानी जो कर्मचारी आराम फरमा रहा था कुर्सी पर बैठकर, वो अब काम करने लगा है। आपने क्या नीति नियम बनाए कि भाई जो जितना काम करेगा उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो इससे फ़र्क क्या होता है कि जब आप संचालन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हो ना, तो इसमें ये बताया जाता है कि कभी कभार इकाई में देखा जाता है कि कर्मचारी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर संचालन के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। यानी कि इकाई में सही समय पर सही काम पूरा हो जाए, इसके लिए संचालन क्या करता है, अपने सिद्धांतों की रचना करता है, जिससे आपको उद्देश्य प्राप्ति सरलता से हो। तो इसकी जो परफेक्ट परिभाषा उसको हम एक बार रीड कर लें, जिससे आपको ये आसानी से पता चल सके। तो संचालन के सिद्धांत में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, ये मानव व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए होता है। दूसरा,
इसमें नीति नियम सिद्धांतों की रचना की जाती है, जिससे क्या होता है, नीति नियम सिद्धांत बना, जिससे क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति आपकी सरलता से हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संचालन का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसके लक्षण की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ये भी इसी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं संचालन के लक्षण के, जिसको हम इसके स्वरूप से भी जानते हैं। यानी संचालन के लक्षण को दूसरा हम किस रूप में बोलते हैं, स्वरूप। यानी एग्जाम में आपको स्वरूप लिखा हुआ आ रहा है और लक्षण लिखा आ रहा है, तो आपको एक ही पॉइंट लिखने जो यहाँ पे लिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संचालन के लक्षण जो स्वरूप है उसमें पहला लक्षण कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वव्यापी स्वीकृति मिलती है किसको, संचालन के सिद्धांत को। यानी कि संचालन का सिद्धांत जो है वो किसी एक स्तर पर या एक स्वीकृति उसको नहीं मिलती, वो हर एक स्तर पर और हर एक क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए संचालन क्या है, सर्व स्वीकृत है, मतलब सब उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि रूल्स रेगुलेशन जो होगा ना, वो सिर्फ एक स्तर फॉलो नहीं करेगा, उसको एक स्तर सिर्फ नहीं अपनाएगा। तीनों के तीनों स्तर जो है संचालन के, वहाँ पे इसको स्वीकृति दी जाएगी और सभी इस तरीके से मन लगाकर काम करेंगे जिससे नीति नियम और सिद्धांतों का क्या हो, पालन हो। तो यहाँ पर जब सब स्वीकृति दी जाती है तो सर्वव्यापी प्रवृत्ति बन जाती है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग स्वीकृत करते हैं उसको। इसके अलावा जब सर्व स्वीकृति मिलती है तो वो स्वीकृति कौन करेगा, मानव। इसलिए जो ये नीति नियम बनाया है ना, उसका आधार कौन रख जाता है, मानव। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मानव व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए था, इसलिए मानव व्यवहार पर क्या होता है, आधारित होता है। तो आपको पहले और दूसरा पॉइंट याद कर लेना है कि संचालन का सिद्धांत सर्व स्वीकृत होता है, हर एक जगह होता है, और इसमें स्वीकृति दी जाती है मानव के द्वारा, क्योंकि ये मानव व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए ही लाया होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मानव व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए सिद्धांत लाया गया है। तो ये सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो सामान्य मार्गदर्शक पर, ठीक है। यानी यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस दी जाती है लोगों को, वर्करों को, कर्मचारियों को, कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, किस तरीके से आपको मन लगाकर यहाँ पे काम करना है, नीति नियम हमारी कंपनी के क्या हैं। तो यहाँ पर सामान्य मार्गदर्शन दिया जाता है कर्मचारियों को, जिससे क्या होता है, कोई भी अगर आकस्मिक घटना कंपनी में होने वाली है तो उसमें आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसके सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि वीडियो का आपका जो मेन मोटिव होगा वो आपका ये होगा कि आपको सारी थियरी में समझा सकूँ अच्छी तरीके से और सारे इसके कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। साथ ही साथ इसके जो पॉइंट्स आने वाले, जो मुद्दे आने वाले, उनको मैं आपको आसानी से याद करा सकूँ। इसके लिए सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको थियरी समझ में आ गई होगी, ऊपर हमारी जो परिभाषा थी। तो इसके बाद हमने इसके लक्षण देखे। लक्षण में आपको क्या याद रखना है कि संचालन के सिद्धांत सर्व स्वीकृत होते हैं, ठीक है, सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह व्याप्त होते हैं। इसलिए किस पर आधारित होते हैं, मानव पर, क्योंकि सभी जगह इकाई में कौन है, मानव। तो संचालन के सिद्धांत सर्वव्यापी सर्व स्वीकृत होते हैं, जहाँ पर मानव होते हैं, इसलिए मानव व्यवहार पर आधारित है। अब मानव का व्यवहार आप जानते हो चेंज होता रहता है, तो उसको गाइडलाइंस देने की जरूरत पड़ती है, सामान्य मार्गदर्शन देना पड़ता है। और जब आप सामान्य मार्गदर्शन देते हो तो जब कोई अगर आकस्मिक घटना होगी तो उसमें आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले से मार्गदर्शन है, आपके पास पहले से गाइडलाइंस है। तो ये हमारे संचालन के लक्षण हो गए सिद्धांत के। इसके बाद हम देखते हैं संचालन के सिद्धांत का महत्व। तो यहाँ पर देखिए जो महत्व है उससे हम किस नाम से जानते हैं, लाभ के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए कि संचालन के सिद्धांत का जो महत्व है वो लाभ के नाम से ही पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम इसके पॉइंट्स को भी याद करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि संचालन का सिद्धांत का पहला फायदा ये है कि आपने जो भी नीति नियम में सिद्धांत बनाए उनका क्या होगा, पालन होगा। आपने ऊपर की परिभाषा में क्या किया, संचालन के सिद्धांत के लिए नीति नियम का रचना की, तो उन सिद्धांतों का क्या होता है, पालन होता है। और जब उन सिद्धांतों का पालन होगा तो संचालन का सिद्धांत हर एक स्तर पे आ जाएगा, और हर एक स्तर पे आने पे क्या होता है, साधनों का महत्तम उपयोग होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब नीति नियम और सिद्धांतों के आधार पर इकाई चलने लगती है तो उनमें पड़ी हुई जो भी हमारे साधन हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते थे, उनका भी हम क्या कर लेते हैं, महत्तम उपयोग करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साधन जो फालतू पड़े थे उनका आप महत्तम उपयोग कर रहे हो, तो कर्मचारी जो है वो किसके द्वारा काम करने लगा है, साधनों के द्वारा काम करने लगा है, तो उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको 3 पॉइंट याद हो गए होंगे। आप फिर से रिवाइज कर लो कि जब नीति नियम सिद्धांतों की रचना होती है कंपनी में, तो वहाँ पे पड़े हुए जो साधन हैं बेकार, उनका भी क्या होता है, महत्तम उपयोग होने लगता है, जिससे जो कर्मचारी की कार्य क्षमता वो बढ़ जाएगी। क्योंकि कहाँ कर्मचारी हाथों से काम कर रहा था तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था और प्रोडक्शन भी कम हो रहा था। अब जो मशीन पड़ी थी उसका हम उपयोग करने लगे तो कर्मचारी को मशीन मिल गई काम करने के लिए, तो जो हमारा काम था वो दुगनी तेज गति से होगा, कर्मचारी की कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, कर्मचारी की कार्य क्षमता बढ़ने से क्या होता है कि जो संचालक मंडल है उसका एक टेंशन खत्म हो जाता है और वो जुड़े हुए और भी निर्णय ले सकता है जो हमारे धंधे से जुड़े हैं। जैसे कि धंधे में बुद्धि वाला निर्णय या चतुराई वाला कोई निर्णय हो तो उसमें वो शामिल हो सकता है। तो चौथा पॉइंट लिखा है कि जो भी हमारे संचालक होते हैं वो वैज्ञानिक और तार्किक निर्णय लेने में सहायक बनते हैं, जिससे उनके संशोधन, प्रशिक्षण और विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
हम इन दोनों पॉइंटों को याद करते हैं कि कर्मचारी की कार्य क्षमता बढ़ने से क्या होता है, जो संचालक होता है उसका माथे का टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा और वो बाकी वैज्ञानिक और तार्किक निर्णय आसानी से ले सकता है। जिससे क्या होगा कि कंपनी में कौन कौन से संशोधन करने हैं, कौन कौन से प्रशिक्षण करने हैं या कौन कौन से कंपनी में विकास करने अलग अलग, वो सभी बातें यहाँ पर की जा सकती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप संशोधन करते हो कंपनी में, कंपनी में प्रशिक्षण देते हो, कंपनी में विकास करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी का जो वातावरण है, ठीक है, पर्यावरण, वो चेंज होता है। यहाँ पर हम बाहरी इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि बाहर सर्दी है कि गर्मी है, वो नहीं। कंपनी के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो फैक्टर है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यावसायिक पर्यावरण थोड़ा चेंज होने लगता है, उसके हम समकक्ष बनने लगते हैं और इस प्रकार से प्रबंध क्या बन जाता है, प्रभावशाली। तो आपको इस तरीके से सारे इसके पॉइंट याद कर लेने हैं। ये दोनों पॉइंट कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना है। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है संचालन की विचारधाराएं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि संचालन की विचारधाराएं क्या होती है, हम कहते हैं किसे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि अलग अलग समय पर, ठीक है, यानी जैसे जैसे टाइम गया वैसे पहले अलग अलग समय पर क्या हुआ, अलग अलग व्यक्ति आए और उन्होंने अपने आधार पर क्या किया, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। विचारधारा में यही होता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका विचार किसी एक टॉपिक के लिए क्या है, तो वो अलग होगा, मेरा विचार अलग होगा। कभी कभार सेम टू सेम भी होते हैं, ठीक है। फिर आपने किसी तीसरे पर्सन से पूछा तो उसका थोड़ा विचार अलग होगा। तो यानी कि क्या होता है कि आप अगर समय समय पर हर एक व्यक्ति से उसके विचार पूछोगे किसी एक टॉपिक पर, तो वो कुछ ना कुछ अलग ही बताएगा। तो यहाँ पे बस इसी टॉपिक में ये परिभाषा यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है संचालन की विचारधाराओं को समय समय पर प्रस्तुत विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा क्या किया गया है, अलग अलग मत दिया गया है, जिससे संचालन के सिद्धांत क्या हुए, निश्चित हुए और उन्हें हमने कहा संचालन की विचारधारा है। यानी कि क्या हुआ कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे क्या हुआ, जो विशिष्ट व्यक्ति हुए यानी जो इंटेलिजेंट व्यक्ति थे इस क्षेत्र में, संचालन शास्त्री थे, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया, यानी उनके अनुसार अलग अलग परिभाषा दी गई और उसके आधार पर संचालन के सिद्धांत निश्चित किए गए, जिन्हें हम संचालन की क्या कहते हैं, विचारधाराएं कहते हैं। यानी विचारधारा जो है वो अलग अलग लोगों के आधार पर बनी है, अलग अलग समय के अनुसार जो लोगों ने अपनी बातें की, ज्ञान प्रस्तुत किया, उसके आधार पर। संचालन की मुख्य दो विचारधाराएं होंगी आपकी, एक पारंपरिक और एक नवीन पारंपरिक। तो सबसे पहले हम पारंपरिक विचारधारा की ओर बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो याद रखिएगा कि पारंपरिक विचारधारा के कॉन्सेप्ट को या उसके जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो भी चीज़ें वो हमको समझाने के लिए पूछ सकती है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक विचारधारा में क्या आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी कि पारंपरिक विचारधारा कब से आई, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पारंपरिक विचारधारा जो है वो पुरानी विचारधारा है, जो परंपराओं के अनुसार चल रही है। तो इसका जो शुरुआती समय काल था वो कब से था, तो आपका आंसर होगा कि ये विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक आई। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पारंपरिक विचारधारा है वो 19वीं सदी के अंत तक प्रस्तुत हुई। इस विचारधारा में क्या बताया गया था, तो इस विचारधारा में बताया गया था कि यहाँ पर ये परंपरा के अनुसार, यानी पुरानी विचारधारा थी और इसमें पुराने लोग समाविष्ट थे जिनका संचालन के सिद्धांत के बारे में अलग अलग मत था अपना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस धारा के मुख्य प्रणेता कौन कौन थे। तो फ्रेडरिक टेलर थे, हेनरी फ्योल थे, हेनरी गेंट और मैक्स वेबर, ठीक है। तो 4-5 लोग यहाँ पर थे, आपके टोटल 4 लोग हैं। पहला फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल, हेनरी गेंट और मैक्स वेबर, ये चारों जन ने मिलकर क्या किया, पारंपरिक विचारधाराओं में अपना अपना योगदान दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेडरिक टेलर का क्या क्या योगदान है हमारे इस पारंपरिक विचारधारा में। तो सबसे पहले आपको टॉपिक दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेडरिक टेलर के अनुसार संचालन की विचारधारा है, तो उसी को हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट टाइम पे चीज़ें आपको याद रखनी, भूलनी नहीं है कि फ्रेडरिक टेलर के अनुसार पारंपरिक विचारधारा में कौन से सिद्धांत लागू होंगे, तो वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। यहाँ पर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो आपका आंसर आएगा फ्रेडरिक टेलर। तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है कि सबसे पहले क्या याद रखोगे आप कि फ्रेडरिक टेलर के बारे में जब भी समझाने को आएगा तो आप लिखोगे इन्होंने कौन सा संचालन दिया, इन्होंने ये बताया कि वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत के हिसाब से चलना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत में होता क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे क्लियर करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो पहले इसके थोड़े कॉन्सेप्ट के और हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता था। वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत इन्होंने फॉलो करने के लिए बोला और इन्होंने क्या बोला कि इस पद्धति में हम समय निरीक्षण, गति निरीक्षण और भिन्न वेतन दर की पद्धति को देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि विशिष्टीकरण को योगदान दिया जाता है, उत्पादन में वृद्धि बढ़ाई जाती है और उच्च वेतन प्रथा यानी कि ज़्यादा वेतन मिले ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ पर अधिकार और दायित्व का क्या होता है, विभाजन होता है प्रमाण के रूप में। तो ये सारी चीज़ें फ्रेडरिक टेलर के अनुसार विचारधाराओं में प्रस्तुत की गई।
तो इनमें आपको याद क्या रखना है कि फ्रेडरिक टेलर वैज्ञानिक संचालन के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर हम पद्धति का उपयोग कर रहे हैं पुरानी पारंपरिक में, तो उसमें आप 3 निरीक्षण कर सकते हो फ्रेडरिक टेलर के अनुसार: समय, गति का निरीक्षण और भिन्न वेतन दर पद्धति। समय निरीक्षण में आप समय बचा सकते हो, समय का निरीक्षण करते हो कि कोई भी एक कार्य कितने समय में पूरा होगा उसका एक भाग। गति निरीक्षण में आप अपने काम में गति लाते हो, और भिन्न वेतन दर पद्धति में आप काम के हिसाब से क्या देते हो, वेतन देते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विशिष्टीकरण, उत्पादन वृद्धि और उच्च वेतन का लाभ सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पहले स्लाइड में थी जो आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। तो इसके पहले हमने अभी फ्रेडरिक टेलर के बारे में पढ़ा, उनके संचालन के विचारधारा के बारे में पढ़ा। अब हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी संचालन की विचारधारा के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फ्रेडरिक टेलर में आपको याद रखना है कि उन्होंने संचालन की जो विचारधारा दी वो मुख्यतः वैज्ञानिक संचालन के आधार पर निर्भर थी। तो वैसे ही जो हेनरी फ्योल हमारे भाई हैं, उन्होंने जो संचालन के सिद्धांत के विचारधाराएं दी हुई हैं वो किसके आधार पर काम करती है, तो सामान्य सिद्धांत के आधार पर काम करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। हेनरी फ्योल ने जो भी संचालन की विचारधाराएं दी हैं वो अलग अलग स्तर पर निर्धारित की गई हैं, यानी कि हर एक स्तर के अनुसार संचालन की विचारधाराएं उन पर लागू होंगी, और उनमें कौन सा कार्य होगा हर एक स्तर के हिसाब से वो भी तय किया गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने संचालन की जो विचारधारा है सामान्य सिद्धांत वाली को, उसको सर्वव्यापी बनाया है कि आप किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हो, और आप अपने किसी भी क्षेत्र का जो उद्देश्य है उसको आसानी से पूरा कर सकते हो। तो हेनरी फ्योल में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने सामान्य सिद्धांत को अपनाया। इनके अनुसार संचालन की जो विचारधाराएं होती हैं वो हर एक स्तर पर लागू की जा सकती है, हर एक स्तर पर लागू हो, हर एक क्षेत्र में लागू हो, सर्वव्यापी बनाई जाए, जिसमें उनका कार्य पहले से निहित हो। ऐसी विचारधारा इन्होंने किसने प्रस्तुत की, हेनरी फ्योल भाई ने। आगे हमारे मैक्स वेबर भाई आते हैं, उनके अनुसार संचालन की विचारधाराएं क्या थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी कोई भी विचारधारा हो, अगर वो हमारी विचारधारा है तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इन्होंने दोनों को गलत ठहराया, फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फ्योल को। इन्होंने ये बताया कि हमारी संचालन की जो विचारधारा है, अगर उनको हम सामान्य रूप से सिर्फ अमल में ही लाएं तो बस इतना ही काफ़ी, हमें उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्स वेबर के अनुसार उन्होंने बताया कि हमको अमलीकरण का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए हमारे 3 सिद्धांत हो गए। फ्रेडरिक टेलर के अनुसार कौन सा सिद्धांत, वैज्ञानिक संचालन का। इसके बाद हेनरी फ्योल का संचालन का सिद्धांत आया, सामान्य सिद्धांत। और उसके बाद मैक्स वेबर का आ रहा है यहाँ पर अमलीकरण का। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें याद रखें। इसके बाद ये आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया, पारंपरिक विचारधाराओं को अमलीकरण में लाने का प्रयास किया, और इन्होंने ये बताया कि अगर हम इसे अमल में लाएं पारंपरिक विचारधाराओं को, तो इससे ही आसानी से उद्देश्य हम हासिल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, 19वीं सदी का अंत होने लगा और उसमें कुछ परिवर्तन होने लगे, जिससे व्यवसाय का कद और स्वरूप चेंज होने लगा। यानी कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आने लगी, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो व्यवसाय का कद था वो बड़ा होने लगा, और उनमें कई सारे परिवर्तन होने लगे। तो इस तरीके से नई क्रांति आने से क्या हुआ, नई विचारधारा का जन्म हुआ, और उसे हम नवीन पारंपरिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है विचारधारा का, पारंपरिक वाला हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड पार्ट हमारा आएगा नवीन पारंपरिक विचारधारा है। तो उन्हीं को हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसकी ओर हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपको याद क्या रखना है कि जो हमारी नवीन पारंपरिक विचारधाराएं होंगी उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण योगदान रखेंगी अपना। सबसे पहली बात तो ये आपको योगदान रखी जाएगी इसमें कि जो नवीन पारंपरिक हमारी विचारधारा है इसके प्रणेता कौन है, यानी ये किसने लाया, किसके विचार में आया कि नई पारंपरिक अपने को विचारधारा बनानी पड़ेगी, पुरानी वाली तो पुरानी हो गई। तो सबसे पहले ये विचारधारा जो अमल में लाई गई, आप ये देख लो कि ऑल्टन मेयो के द्वारा। आप शॉर्टकट में AM के से याद रख सकते हो, मैंने AM लिखा हुआ है, मैं जिस तरीके से याद रख सकता हूँ आप भी उस तरीके से याद रख सकते हो। तो इसको आप AM के तरीके से याद रख सकते हो कि ऑल्टन मेयो ने सबसे पहले प्रस्तुत की। नवीन पारंपरिक विचारधारा का इन्हें पिता कहा जाता है, यानी प्रणेता भी कहा जाता है, पिता भी यही है, कौन, तो ऑल्टन मेयो। इन्होंने क्या किया कि जो हमारी विचारधारा थी पारंपरिक उसमें कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने नवीन पारंपरिक विचारधारा का जन्म दिया। इन्होंने अपने हॉर्थॉर्न प्रयोगों से, इसको आपको याद रखना है कि ऑल्टन मेयो के कौन से प्रयोगों से नवीन पारंपरिक विचारधारा का जन्म हुआ, तो इनके हॉर्थॉर्न प्रयोगों से व्यवहारवादी या नवीन पारंपरिक विचारधारा का क्या हुआ, जन्म हुआ। इन्होंने क्या बताया कि हमें मानव व्यवहार को आधार मानकर अपनी विचारधारा अमल में लानी पड़ेगी। मानव के साथ जो भी संबंध है, ठीक है, उसके साथ जो भी प्रेरणा रूप अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र होगा, इन सभी को हमको उसके साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि हमको मानव के अनुसार काम करना है, यानी जो कर्मचारी है उसके अनुसार, उसके जो भी प्रेरणा है उसके अनुसार, या उसकी जो भी संबंध है, मानव संबंध है हमारे
बिजनेस में या धंधे में, उसके अनुसार हमको काम करना है और हमारे व्यवसाय तंत्र को इसी सभी शब्दों के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी कि जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था मानव संसाधन संचालन, तो उसी पे इनका मुख्य फोकस था कि मानव संसाधन संचालन समझ के हमें क्या करना है, अपनी विचारधाराओं को पूरा करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया ऑल्टन मेयो जो थे ना, उनके अलावा हर्जबर्ग, ठीक है, एंसिन लिंकार्ट यानी एल करके, और मैक्स वेबर, इन सभी लोगों का योगदान है अपने अपने क्षेत्रों में नवीन पारंपरिक में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नवीन पारंपरिक विचारधारा को भी दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर पहली व्यवहारवादी विचारधारा, दूसरी आधुनिक विचारधारा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम व्यवहारवादी विचारधारा को शुरू करते हैं। तो व्यवहारवादी विचारधारा में बताया गया कि संचालन जो है वो अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला है। ये व्यवहारवादी विचारधारा में बताया गया कि आप संचालन जो कर रहे हो, इसकी चीज़ें हमने पहले ही चैप्टर में भी देख चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि आप जो भी संचालन कर रहे हो वो अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला होती है, कि आप किस तरीके से अन्य व्यक्तियों से काम ले सकते हो, ये कला आपके अंदर है, तो इसका मतलब आप संचालन अच्छे ढंग से कर रहे हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कि उर्विक ने क्या बताया। व्यवहारवादी विचारधारा जो थी उसमें उर्विक का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उर्विक ने क्या कहा, उर्विक ने ये कहा कि अगर आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखोगे तो आपकी शेष बातों का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उर्विक ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मालिक हो तो अपने कर्मचारी का ध्यान रखो, ठीक है। ये इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपने कर्मचारी को अच्छा वेतन दो, अच्छी सैलरी दो, उसको बोनस दो, लाभ हो रहा है तो लाभ में हिस्सा दो, कमीशन दो उसको, या फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, परिवहन की सुविधा दो, यहाँ की कैंटीन की सुविधा दे दो, शौचालय की सुविधा, ये सारी सुविधा आप अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उपलब्ध करा रहे हो, तो वो आपके बारे में भी सोचेगा। यानी इनका कहना क्या था कि अगर आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखोगे तो आपकी शेष बातों को ध्यान रखेंगे, फिर आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये काम करके दो, वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका उस काम को अच्छे रूप में करके दे देंगे। इसके बाद इसमें बताया हुआ है कि कर्मचारी जो है वित्तीय इकाई के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि कर्मचारी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। पहले चैप्टर में डिटेलिंग हम की कर चुके हैं। आगे लिखा है कि संचालन मानव व्यवहार पर आधारित होने से केंद्र में कौन होता है, मानव। भाई संचालन करना है तो मानव के ऊपर ही डिपेंड है, और केंद्र में भी मानव ही होगा, तभी तो संचालन अच्छे ढंग से होगा। आगे लिखा है कि मानव की विचारधारा उनके निष्कर्षों और उनके आचार विचार का योग होता है। यानी कि उर्विक ने ये बताया कि जो भी हम संचालन की विचारधारा को अपना रहे हैं ना, नवी वाली, उसमें क्या है, मानव व्यवहार तो है ही, पर साथ साथ उनके जो आचार विचार है या उनके जो निष्कर्ष है उनका भी योग इसमें समावेश है। लास्ट में अंतिम में उर्विक ये कहते हैं कि जो भी हमारी विचारधारा है नवीन वाली, उसमें मानव व्यवहार का संबंध, मानव व्यवहार की प्रेरणा, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और सूचना संचार, यानी कि बातचीत के लिए जो माध्यम का यूज करते हैं उसे सूचना संचार कहते हैं, इसका समावेश होता है। तो इस तरीके से उर्विक ने थोड़े बहुत अपने आधार पर विचारधारा प्रस्तुत की। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और आगे की विचारधाराओं के बारे में समझते हैं। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पेज पर आपको जो पारंपरिक हमारी नवीन पारंपरिक विचारधारा है उसका सेकेंड रूप दिया हुआ है, आधुनिक विचारधारा। हमने यहाँ पर व्यवहारवादी विचारधारा में किसके अनुसार पढ़ा, तो हमने उर्विक के अनुसार पढ़ा। उन्होंने क्या बताया था, आप याद रखिएगा कि आप अगर अपने कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे तो आपकी शेष बातों का ध्यान कर्मचारी खुद रख लेंगे। तो इसके आधार पर उन्होंने मानव व्यवहार मानव सिद्धांत के आधार पर उन्होंने आगे चीज़ें बताई थी। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है आधुनिक विचारधारा। तो देखते हैं कि आधुनिक जो विचारधारा है वो किसने अमल में लाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पर गलती करते हैं लोग, एग्जाम में पूछा गया आधुनिक विचारधारा किसने अमल में लाई, तो लोग ऑल्टन मेयो लिख कर आ जाते हैं। पर याद रखिए ऑल्टन मेयो ने नवीन पारंपरिक विचारधारा अमल में लाई है। यहाँ पर आधुनिक विचारधारा के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। आधुनिक विचारधारा जो है उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, जैसे कि जॉर्ज आर टेरी हो गए, पीटर एफ ड्रकर हो गए, कुंतज हो गए, ओडोनोल हो गए। तो बहुत सारे लोग ने अपनी अपनी विचारधारा आधुनिक समय की दी है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में पीटर एफ ड्रकर के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं आधुनिक विचारधारा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लिखा 1960 के बाद औद्योगिक इकाई के स्वरूप में क्या हुआ, परिवर्तन। जैसे कि हमने देखा कि 19वीं सदी के अंत तक क्या होने लगा, औद्योगिक क्रांति आने लगी और उद्योगों में धंधे चेंज होने लगे। यानी जो उद्योग धंधे थे बड़े स्वरूप में होने लगे, जिससे उसमें चेंजेस आने लगे। अब क्या हुआ, जिससे आधुनिक विचारधारा जो थी वो अमल में आने की जरूरत पड़ गई। यानी कि पुरानी विचारधारा कोई किसी काम की नहीं रही, व्यवहारवादी विचारधारा भी किसी काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, उद्योग धंधे अब तेजी से बदलने लगे 1960 के बाद। तो उसके लिए एक नई विचारधारा की खोज होने लगी और उसके लिए आधुनिक विचारधारा अमल में आई जो अभी काम में आ रही है। इसमें लिखा आधुनिक विचारधारा जो संचालन का सिद्धांत, यानी आधुनिक विचारधारा में ये बताया जाता है कि जो तुम्हारे संचालन के सिद्धांत है उनको तो तुमको फॉलो करना ही है, पर उसके साथ साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनका भी इसमें योगदान रखना है। यानी कि तुमको अपने अनुसार चेंज तो होना ही है संचालन के सिद्धांत के अनुसार, पर इसके साथ साथ तुमको बाहरी जो जरूरी नॉलेज है वो भी रखनी है, चाहे मनोविज्ञान की हो, चाहे समाजशास्त्र की हो, चाहे आंकड़ा शास्त्र की हो, या चाहे फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या गणित शास्त्र की हो। इसके बाद इसमें बताया गया कि इसमें कौन कौन से विचारधारा वाले व्यक्ति मुख्य हैं।
तो जॉर्ज आर टेरी, ठीक है, कुंतज और ओडोनोल। तो ये ओडोनोल आप याद रखना कि यहाँ पर ये लोग मुख्य हैं। यहाँ पे अपने देखने वाला है पीटर एफ ड्रकर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। चैप्टर आपका कम मार्क्स का है यहाँ पर, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे निकलेंगे, तो यहाँ पर आप देख लेना। तो चलिए हम पीटर एफ ड्रकर के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया, इनकी एक जर्नी बताई गई है कि पीटर एफ ड्रकर जो है उन्हें आधुनिक संचालन का पिता कहते हैं। ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिए कि पीटर एफ ड्रकर जो है उन्हें हम आधुनिक संचालन का क्या कहते हैं, पिता। तो आपको बहुत सारे ऐसे पिता हो याद रखने पड़ेंगे, अगर मैं याद दिलाऊँ तो आपने वैज्ञानिक संचालन का पिता याद कर लिया, आपने सामान्य सिद्धांत वाले का पिता याद कर लिया, फिर आपने मैक्स वेबर को पढ़ा था जिन्होंने अम्लीकरण का सिद्धांत दिया था। तो वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जिन्हें याद रखना है। ऐसा एक और कॉन्सेप्ट हो गया आपकी, ठीक है, सामने स्क्रीन के, कि आधुनिक संचालन का पिता कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक संचालन जब भी पूछा जाएगा तो आपको पीटर एफ ड्रकर लिखना है, ना ही एल्टन मेयो। एल्टन मेयो जो आपने पढ़ा, एल्टन मेयो वो किस विचारधारा के प्रणेता थे, तो नवीन पारंपरिक विचारधारा। तो नवीन पारंपरिक विचारधारा और आधुनिक विचारधारा में अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा है कि 1909 से 2005 तक यह प्रख्यात संचालन शास्त्री, लेखक, चिंतक और शिक्षणविद के रूप में पहचाने गए। सोचिए दोस्तों, इन्हें कौन कौन सी चीज़ें उपाधि मिली हुई थी। इन्हें संचालन शास्त्री कहा जाता था, जो प्रख्यात संचालन शास्त्री से 1909 से 2005 तक। सोचिए कितना लंबा समय काल है ये। एक लेखक के रूप में इनका मतलब जीवनी बताई गई, एक चिंतक और एक शिक्षणविद के रूप में इनको पहचाना गया। इनके अनुसार क्या बताया इन्होंने कि जो भी हमारी मानव शक्ति है, यानी जो भी श्रम काम कर रहा है हमारे कंपनी में, हमें क्या करना है व्यवसायिक इकाई में, उसको ध्येय के साथ यानी ध्येय लक्ष्य और स्वनियमन यानी अपने खुद के अनुसार पे क्या कर देना, छोड़ देना है। यानी कि उसको कंपनी का उद्देश्य बता दो और उसको टारगेट पूरा करने के लिए खुद से छोड़ दो कि किस तरीके से उद्देश्य पूरा करता है, स्वनियमन उसको लाओ। ये संचालन का इसमें मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। पीटर एफ ड्रकर में 3 मार्क्स में जब आएगा तो आपको बैठा बैठा ऐसे ही लिखना है और आपके 3 मार्क्स इजीली या 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखिए कि अलग अलग व्यवसायिक इकाई के लिए ध्येय लक्ष्य संचालन मुख्य बना। क्यों? क्योंकि जो भी व्यवसायिक इकाई है वो ध्येय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर काम करती हैं। तो ये संचालन इसी के ऊपर था। फिर इन्होंने बताया कि अगर आपको कोई कंपनी में संचालन करना है तो उसका प्रमुख जो संचालन होगा मानव संसाधन पर डिपेंड होगा, ठीक है, और बाजार संचालन जो होगा उसका मुख्य संचालन के रूप में गिना जाएगा। और ये पीटर एफ ड्रकर इस प्रकार से अपना मुख्य योगदान रखते हैं संचालन क्षेत्र में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको संचालन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है तो आपको पीटर एफ ड्रकर की बताई हुई चीज़ों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि 1909 से लेकर 2005 तक ये मुख्य संचालन शास्त्री के रूप में काम किया इन्होंने। फिर इसके बाद लेखक बने, शिक्षणविद भी बने। तो यानी आप जान सकते हो कि इनका कितना मुख्य योगदान रहा है संचालन के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा आप दोस्तों कि आधुनिक संचालन के जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो पीटर एफ ड्रकर को कहा जाता है। आई होप आपको याद रहेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।